नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभी की दुनिया एकेडी चैनल में। आज 24 सितंबर 2021 को द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी महत्वपूर्ण समाचारों को पढ़ेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो आज के समाचारों की जो सबसे बड़ी हेडलाइन है उसका टाइटल है मोदी मीट्स एडोब क्वालकॉम सीईओज ऑन फर्स्ट डे ऑफ यूएस विजिट। चलिए इसे पढ़ें। अमेरिकी दौरे के पहले दिन मोदी ने एडोब क्वालकॉम के सीईओ से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 साल में अपनी पहली अमेरिकी यात्रा की शुरुआत की। सुबह फॉर्च्यून 500 कंपनियों के सीईओ के साथ बैठकें और जापान की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन के साथ द्विपक्षीय बैठकें निर्धारित की गईं। श्री मोदी का काफिला व्हाइट हाउस से थोड़ी दूरी पर विलाई इंटरकॉन्टिनेंटल में शाम 7:30 बजे से ठीक पहले वॉशिंगटन में एक गीली और हवादार शाम को पहुंचा। शुक्रवार की सुबह उन्होंने 5 कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की जिन्होंने भारत में निवेश किया है या महत्वपूर्ण निवेश क्षमता है। सेमीकंडक्टर और वायरलेस प्रौद्योगिकी निर्माता क्वालकॉम, अक्षय ऊर्जा कंपनी फर्स्ट सोलर, सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब, ऊर्जा प्रणाली और हथियार निर्माता जनरल एटॉमिक्स और निवेश प्रबंधन कंपनी ब्लैकस्टोन समूह। हालांकि उनकी डीसी यात्रा के मुख्य कार्यक्रम भारत की व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ शुक्रवार की द्विपक्षीय वार्ता और श्री बिडेन, श्री सुगा और श्री मॉरिसन के साथ एक क्वाड शिखर सम्मेलन है। श्री मोदी और श्री बिडेन अफगानिस्तान और आतंकवाद विरोधी सहित कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उनसे व्यापार और जलवायु सहयोग पर भी चर्चा करने की उम्मीद है। इसी के साथ न्यूज समाप्त होती है। न्यूज का टाइटल है लाइकली रेवेन्यू लॉस साइटेड फॉर कीपिंग फ्यूल आउट ऑफ जीएसटी। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। ईंधन को जीएसटी से बाहर रखने के लिए संभावित राजस्व हानि का हवाला दिया गया। माल और सेवा कर जीएसटी के दायरे में पेट्रोलियम उत्पादों को लाने के कदम का विरोध करने में तमिलनाडु सहित राज्यों की प्रमुख चिंताएं राजस्व हानि की संभावना और पेट्रोल और डीजल पर कर प्रशासन का सुविधाजनक तरीका है। भले ही जीएसटी परिषद ने पिछले हफ्ते अपनी बैठक में इस मामले को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया, लेकिन इस कदम के पक्ष और विपक्ष फिर से चर्चा का विषय बन गए हैं। जहां तक तमिलनाडु का संबंध है, 2 पेट्रोलियम उत्पादों पर मूल्य वर्धित कर लगाने से होने वाले राजस्व राज्य के स्वयं के कर राजस्व एसओटीआर के 12.5% से 16% या सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 1% के बीच रहा। पिछले 15 वर्षों के कुल आंकड़ों में 2007 से 2008 में राजस्व 3,700 करोड़ रुपए से थोड़ा अधिक था। यह 2019-20 में बढ़कर 17,905 करोड़ हो गया और 2020-21 में 16,713 करोड़ हो गया, जो महामारी का पहला साल था। यह स्पष्ट है कि वर्तमान 28% की उच्चतम दर के तहत राज्य उतना राजस्व प्राप्त नहीं कर पाएंगे जितना उन्हें मौजूदा व्यवस्था के तहत मिल रहा है। यदि पेट्रोलियम उत्पादों के लिए जीएसटी की शुरुआत को राजस्व तटस्थ बनाया जाना है तो राज्य विशिष्ट अतिरिक्त लेवी होनी चाहिए। इस तथ्य को देखते हुए कि मौजूदा कर की दर अलग अलग राज्यों में भिन्न होती है, राष्ट्रीय संस्थान के एसोसिएट प्रोफेसर सच्चिदानंद मुखर्जी ने कहा, सार्वजनिक वित्त और नीति के अलावा मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में अंतिम उपभोक्ता को कीमत में कमी के मामले में लाभ नहीं होगा। कर प्रशासन के लिए अनुभवी नीति निर्माताओं का कहना है कि पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट की वर्तमान प्रणाली को प्रशासित करना आसान है क्योंकि कोई बहुस्तरीय कराधान नहीं है। यदि पेट्रोल और डीजल को गंतव्य आधारित कर जीएसटी के तहत लाया जाता है तो स्थिति उन व्यवसायों के लिए अधिक फायदेमंद हो सकती है जो खुदरा उपभोगकर्ताओं की तुलना में इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं। अगर केंद्र पेट्रोल
पेट्रोल और डीजल पर सेस और सरचार्ज को वापस लेने के लिए आगे आता है तो जीएसटी के लिए राज्यों की सहमति प्राप्त करने का एक और तरीका प्रतीत होता है। कुछ दिन पहले वित्त मंत्री पलानीवेल थियागा राजन ने यह कहते हुए रिकॉर्ड किया कि अगर केंद्र सरकार ने इस तरह की पहल की तो राज्य सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च नई दिल्ली के पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया केंद्रीय उत्पाद शुल्क के घटक की तुलना में पेट्रोल और डीजल पर उपकर और अधिभार के घटक और उपकर और अधिभार के आलोक में यह प्रासंगिकता मानता है। अध्ययन से पता चलता है कि पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय कर घटक उत्पाद शुल्क अप्रैल 2017 में 9.48 रुपए और रुपए 11.33 से घटकर मई 2020 में रुपए 2.98 और रुपए 4.83 हो गया। एक नीति निर्माता जिसका केंद्र के साथ कार्यकाल था ने कहा कि अगर राजस्व तटस्थ व्यवस्था के बिना जीएसटी पेश किया जाता है तो यह न केवल राज्यों बल्कि केंद्र सरकार को भी राजस्व का नुकसान होगा। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि जब तक देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं हो जाती और जीएसटी प्रणाली स्थिर नहीं हो जाती तब तक पेट्रोलियम उत्पादों को दायरे में लाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो इस साथ ये न्यूज समाप्त है। अगली न्यूज है कास्ट सेंसस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस डिफिकल्ट, सेंटर टेल्स एससी। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। पिछड़ा वर्ग की जाति गणना मुश्किल, केंद्र ने एससी से कहा। केंद्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पिछड़ा वर्ग की जाति जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन और बोझिल थी। महाराष्ट्र राज्य द्वारा 2021 की जनगणना के दौरान राज्य में पिछड़ा वर्ग के जाति के आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए दायर एक रिट याचिका का जवाब देते हुए केंद्र ने इस मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया कि किसी भी अन्य जाति के बारे में सूचना का बहिष्करण के अलावा अन्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जनगणना के दायरे से एक सचेत निर्णय है। यह राजनीतिक दलों द्वारा जाति आधारित जनगणना के लिए बढ़ते कोलाहल और सत्तारूढ़ भाजपा की चुप्पी के बीच आता है। केंद्र ने तर्क दिया कि जब स्वतंत्रता पूर्व काल में जातियों की जनगणना की गई तब भी पूर्णता और सटीकता के संबंध में डेटा का नुकसान हुआ था। साथ ही साथ 2011 की सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना एससीसी में शामिल जाति के आंकड़े आधिकारिक देशों के लिए अनुपयोगी हैं क्योंकि वे तकनीकी खामियों से भरे हुए हैं। इस मुद्दे की अतीत में अलग अलग समय से विस्तार से जांच की गई है। हर बार यह विचार लगातार रहा है पिछड़े वर्गों की जाति जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन और बोझिल है। यह डेटा की पूर्णता और सटीकता दोनों के कारण भुगतना पड़ा है और भुगतना होगा। साथ ही एसईसी 2011 डेटा की कमजोरियों से भी स्पष्ट है, जैसे यह भी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अनुपयोगी हो जाता है। किसी भी जनसंख्या डेटा के लिए सूचना के स्रोत के रूप में इसका उल्लेख नहीं किया जा सकता है। आधिकारिक दस्तावेज सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दायर हलफनामे में ऐसा कहा गया। सरकार ने जनगणना में जातिवार जनगणना 1951 से नीति के रूप में छोड़ दी गई थी। इसने कहा कि जाति के आधिकारिक हतोत्साह की नीति थी। जनगणना 2021 के दौरान जाति के आंकड़े एकत्र करने के शीर्ष मुद्दे पर केंद्र ने स्पष्ट किया कि जाति पर विवरण एकत्र करने के लिए जनसंख्या जनगणना आदर्श साधन नहीं थी। एक गंभीर खतरा है कि जनगणना के आंकड़ों की बुनियादी अखंडता से समझौता किया जाएगा। यहाँ तक मौलिक जनसंख्या गणना भी विकृत हो सकती है। इसके अलावा केंद्र ने कहा जनगणना 2021 में जाति की गणना करने में अब बहुत देर हो जाए। जनगणना की योजना और तैयारी लगभग 4 साल पहले शुरू होती है। जनगणना 2021 के चरणों को मंत्रालयों, डेटा उपयोगकर्ताओं, तकनीकी सलाहकार समितियों की सिफारिशों आदि के साथ विस्तृत विचार विमर्श के बाद अंतिम रूप दिया गया था। तैयारी का काम पहले से ही था। जनगणना के सवालों को 2019 के अगस्त सितंबर में अंतिम रूप दिया गया। साथ ही साथ निर्देश पुस्तिकाएं तैयार। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त। अगली न्यूज का टाइटल है एससी में फॉर्म पैनल टू लुक इनटू स्नूपिंग चार्जेस। चलिए इसे पढ़ते हैं। जासूसी के आरोपों के लिए एससी पैनल बना सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई एनवी रमना ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के उन आरोपों की जांच के लिए एक समिति बनाने के इरादे का संकेत दिया कि सरकार ने नागरिकों को जासूसी करने के लिए इजरायल स्थित पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। रहस्योद्घाटन तब हुआ जब सीजेआई ने वरिष्ठ
अधिवक्ता टीयू सिंह को सूचित किया, जिन्होंने मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व किया था, कि अदालत इस सप्ताह आदेश पारित करना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि समिति के लिए चुने गए कुछ सदस्य अनुपलब्ध थे। व्यक्तिगत कारणों से ही सीजीआई ने कहा कि अदालत अब अगले सप्ताह किसी समय आदेश पारित करेगी। सरकार द्वारा आरोपों के जवाब में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने पर आपत्ति व्यक्त करने के बाद अदालत ने एक अंतरिम आदेश पारित करने का फैसला किया। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली टाइटल है 6-0 सर्वे टू स्टार्ट टुडे, 28,000 सैंपल्स टू बी कलेक्टेड। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। एक आधिकारिक आदेश के अनुसार दिल्ली सरकार शुक्रवार को छठा सीरोलॉजिकल सर्वे शुरू करेगी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कितने प्रतिशत आबादी में प्राकृतिक संक्रमण या टीकाकरण के माध्यम से कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडी है। सरकार का लक्ष्य सर्वेक्षण के लिए शहर के सभी 272 वार्डों से यादृच्छिक लोगों के 28,000 रक्त नमूने एकत्र करना है। सरकार ने अप्रैल में छठा सीरोलॉजिकल सर्वे शुरू किया था, लेकिन दूसरी लहर की वजह से इसमें कटौती करनी पड़ी। टीम द्वारा सरकार को परिणाम सौंपे जाने के बावजूद सरकार ने अप्रैल में एकत्र किए गए 12,000 से अधिक नमूनों के परिणाम को कभी सार्वजनिक नहीं किया। वर्तमान सर्वेक्षण वास्तव में इस तरह का 7वां सर्वेक्षण है, लेकिन सरकार के आदेश के अनुसार इसे सीरो सर्वे का 6 दौर कहा जाता है। इस बीच शहर ने गुरुवार को लगातार छठे दिन 24 घंटों में कोई नई कोविड-19 की मौत की सूचना नहीं दी और बुलेटिन के अनुसार कुल घातक संख्या 25,085 थी। अब हम जान लेते हैं सीरो सर्वे है क्या। तो सीरो सर्वे का मतलब है कि लैब में ऐसे लोगों के ब्लड सैंपल्स को एकत्रित किया जाता है कि जिनके अंदर पर्याप्त एंटीबॉडीज वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी थी। और अगर उस सर्वे का जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति के अंदर वायरस से लड़ने के लिए पर्याप्त एंटीबॉडीज आ चुकी हैं और अब वो टीकाकरण का असर भी उसके ऊपर पड़ चुका है। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त होती है। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की ओर। अगली न्यूज का टाइटल है पीएम केयर्स इज नॉट गवर्नमेंट फंड, सेंटर टेल्स एससी। चलिए इसे पढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि पीएम केयर्स फंड भारत सरकार का फंड नहीं है। यह राशि भारत के समेकित कोष में नहीं जाती है। प्रधानमंत्री कार्यालय में एक अवर सचिव द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया कि पीएम केयर्स फंड एक धर्मार्थ ट्रस्ट था, जिस संविधान द्वारा या उसके तहत या संसद या किसी राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा नहीं बनाया गया था। अवर सचिव प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने कहा, केंद्र सरकार के अधिकारी होने के बावजूद उन्हें मानद आधार पर पीएम केयर्स ट्रस्ट में अपने कार्यों का निर्वहन करने की अनुमति दी गई। उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स ने पारदर्शिता के साथ काम किया और इसके फंड का ऑडिट एक ऑडिटर द्वारा किया गया, जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा तैयार किए गए पैनल से चार्टर्ड अकाउंटेंट। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ट्रस्ट द्वारा प्राप्त धन के उपयोग के विवरण के साथ ऑडिट रिपोर्ट ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर डाल दी जाती है, ऐसा उन्होंने कहा। केंद्र का हलफनामा सम्यक गंगवाल द्वारा अदालत के समकक्ष दायर एक याचिका के जवाब में आया, जिसमें सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत पीएम केयर्स को सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित करने की मांग की गई। इसमें कहा गया कि चाहे ट्रस्ट संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ एक राज्य या अन्य प्राधिकरण या सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अर्थ के भीतर एक सार्वजनिक प्राधिकरण था, यह तीसरे पक्ष जानकारी का खुलासा कर देता है। के साथ अगली न्यूज का टाइटल है 7,523 करोड़ रुपीज ऑर्डर फॉर अर्जुन MK-1A टैंक्स। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। 7,523 करोड़ अर्जुन MK-1A टैंक के लिए ऑर्डर। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री HVF आबादी के साथ 7,523 करोड़ की लागत से सेना के लिए 118 स्वदेशी अर्जुन MK-1A मुख्य युद्धक टैंकों की आपूर्ति के लिए एक आदेश दिया। अत्याधुनिक MBT MK-1A अर्जुन टैंक का एक नया संस्करण है, जिसे अग्नि शक्ति, गतिशीलता और उत्तरजीविता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है।
MK1 संस्करण से 72 नई सुविधाएं और अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ टैंक दिन और रात के दौरान सटीक लक्ष्य जुड़ाव के अलावा सभी इलाकों में सहज गतिशीलता सुनिश्चित करेगा, रक्षा मंत्रालय ने कहा। MBT अर्जुन MK1A को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की अन्य प्रयोगशालाओं के साथ लड़ाकू वाहन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान CVRDI द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था। फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनौपचारिक रूप से चेन्नई में अर्जुन MK1A को सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे को सौंप दिया। सेना के पास 2005 और 2010 के बीच सेवा में अर्जुन MK1A टैंक 2 रेजिमेंट हैं। अवड़ी कारखाने के लिए यह उत्पादन आदेश MSME सहित 200 से अधिक भारतीय विक्रेताओं के लिए रक्षा निर्माण में एक बड़ा अवसर खोलता है, जिसमें लगभग 8,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर हैं। मंत्रालय ने ऐसा कहा। जैसे कि पहले द हिंदू द्वारा रिपोर्ट किया गया था, अर्जुन MK1A में MK1 संस्करण पर 14 मुख्य अपग्रेड हैं, जिन्हें अक्टूबर 2018 में तैयार और अनुमोदित किया गया था और बाद में सभी अपग्रेड के सीमित उपयोगकर्ता सत्यापन परीक्षण किए गए थे। एक अधिकारी ने कहा कि MK1A मिसाइल दागने की क्षमता के बिना होगा और विकास पूरा होने पर इसे शामिल किया जाएगा। जैसलमेर में एक अर्जुन हब स्थापित किया गया है, जहां बेड़े के लिए त्वरित समर्थन और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए 248 रोटेबल जमा किए गए हैं। DRDO ने कमांडर की पैनारोमिक साइट CPS और गनर्स मेन साइट GMS सहित विभिन्न विधानसभाओं और उप विधानसभाओं का स्वदेशीकरण भी किया है। CPS पहले ही विभिन्न दौर के परीक्षणों से गुजर चुका है, जबकि GMS एकीकृत होने की प्रक्रिया में है। एक बार स्वदेशी CPS और उन्नत GMS शामिल होने के बाद MBT अर्जुन MK1A की स्वदेशी सामग्री उत्पादन के दौरान 40% से बढ़कर 54.3% हो जाएगी, अधिकारियों ने पहले ही कहा था। इसके साथ ही समाप्त। अगली न्यूज का टाइटल है सेंटर स्टेट्स आउटलाइन प्लान्स टू पोल्यूशन। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। केंद्र राज्यों ने प्रदूषण रोकने की योजना की रूपरेखा तैयार की। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने गुरुवार को दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक बुलाई, जो सर्दियों के दौरान प्रदूषण के स्तर को देखते हैं। जबकि मौसम संबंधी स्थितियां प्रदूषण को बढ़ाती हैं, वाहनों, थर्मल प्लांटों से उत्सर्जन और पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गेहूं की बुआई से पहले चावल की भूसी को जलाना, राष्ट्रीय राजधानी और कई शहरों में होने वाली हानिकारक सर्दियों के प्रमुख मानव निर्मित कारण हैं। इन राज्यों में सबसे खराब हवा वाले स्थानों की वैश्विक सूची में। हालांकि गुरुवार की बैठक के बाद कोई नए उपायों की घोषणा नहीं की गई, लेकिन मौजूदा कार्यक्रमों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। हरियाणा सरकार किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उत्तर प्रदेश एक कार्बनिक रसायन एक डीकंपोजर तैनात कर रहा है, जो एकत्रित भूसे को भंग कर खाद में बदल देगा। हालांकि पिछले साल छोटे पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे। इस साल राज्य इसे कम से कम 6 लाख एकड़, हरियाणा सरकार 1 लाख एकड़, पंजाब 5 लाख एकड़ और दिल्ली 4,000 एकड़ में तैनात करेगी। अन्य उपाय जो इस वर्ष सुदृढ़ किए जा रहे हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में कोयला संयंत्रों में पूरक ईंधन के रूप में 50% धान के भूसे के साथ बायोमास के उपयोग को अनिवार्य कर रहा है और एक समिति का गठन कर रहे हैं, जो पुनर्व्यवस्थित के तरीकों को पर गौर करेगी। राजस्थान और गुजरात में मवेशियों के चारे के रूप में पराली, NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सुधार आयोग, जो अगस्त में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से एक कार्यकारी निकाय बन गया, इन योजनाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए इन राज्यों के साथ अक्सर अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने संवाददाताओं से कहा कि स्वच्छ हवा सभी राज्यों के हित में है और ये राजनीति से परे के मुद्दे हैं। आज की बैठक में सभी प्रतिनिधियों ने उन योजनाओं को लागू करने पर सहमति व्यक्त की
की है जो किसान की सहायता करेंगी और हवा को खराब नहीं करेंगी। वायु गुणवत्ता पैनल ने बुधवार को कहा था कि दिल्ली ने 1635 चिन्हित उद्योगों में पूरी तरह से पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) क्लीनर फ्यूल का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। एनसीआर में हरियाणा ने अब तक पहचान की गई 1469 औद्योगिक इकाइयों में से 408 औद्योगिक इकाइयों को, यूपी में 2273 औद्योगिक इकाइयों में से 1167 और राजस्थान में ऐसी 436 इकाइयों में से 124 को स्थानांतरित कर दिया है। इसी के साथ न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज का टाइटल है कोविन एडहेयर्स टू WHO स्पेसिफिकेशंस। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। कोविन WHO के दिशा निर्देशों का पालन करता है। कोविन की प्रमाणन प्रक्रिया पर यूनाइटेड किंगडम की सरकार द्वारा कोई चिंता व्यक्त नहीं की गई। कोविड-19 वैक्सीन प्रशासन के लिए अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष RS शर्मा ने गुरुवार को द हिंदू को बताया। उन्होंने रिपोर्ट्स को बताया कि यूके भारतीय निर्मित कोविशील्ड कोविड-19 वैक्सीन को मान्यता देने और इसे मान्यता प्राप्त टीकों की सूची में जोड़ने के लिए सहमत हो गया था, लेकिन भारतीय यात्रियों के लिए भारत द्वारा जारी किए गए वैक्सीन प्रमाण पत्र को आधारहीन विवाद मानने से इनकार कर दिया। यूके से कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रक्रिया के बारे में कोई संचार नहीं हुआ है। हाल की बातचीत कोविन प्लेटफॉर्म में यूके की रुचि के बारे में थी। दोनों देशों की तकनीकी टीमें सितंबर की शुरुआत से संपर्क में हैं, डॉक्टर शर्मा को कहा। कोविन एक खुला स्रोत मंच था, डॉक्टर शर्मा ने कहा। विदेश मंत्रालय इस मंच में रुचि रखने वाले देशों के साथ बातचीत कर रहा था। बातचीत विभिन्न चरणों में है और मैं विशिष्ट विवरण नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ, कई देशों ने इस प्लेटफॉर्म में दिलचस्पी दिखाई है। एक सवाल के जवाब में कि क्या भारतीय कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र WHO के विनिर्देशों के अनुरूप है, उन्होंने कहा कि भारत विनिर्देशों का पालन कर रहा है। हमने WHO के मानकीकरण को ध्यान में रखते हुए अपने प्रमाण पत्र को देखा है। एक मामूली तकनीकी सुधार है जहां भारत जन्म के वर्ष का उपयोग करता है जबकि WHO जन्म तिथि निर्धारित करता है। यात्रा की जरूरतों में यह बदलाव चाहने वालों के लिए इसे ठीक किया जा सकता है, डॉक्टर शर्मा ने ऐसा कहा। बुधवार को भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने कहा था कि उनके देश को कोविशील्ड वैक्सीन से कोई समस्या नहीं है, लेकिन सवाल प्रमाणन पर था। उन्होंने ट्वीट किया, डॉक्टर RS शर्मा के साथ उत्कृष्ट तकनीकी चर्चा। किसी भी पक्ष ने एक दूसरे की प्रमाणन प्रक्रिया को लेकर तकनीक चिंताओं को नहीं उठाया। यात्रा को सुविधाजनक बनाना और यूके और भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य की पूरी तरह से रक्षा करना हमारे संयुक्त उद्देश्य में एक महत्वपूर्ण कदम है, डॉक्टर शर्मा ने ट्वीट का जवाब दिया। महामहिम एलेक्स वेलिस के विचारों को प्रतिध्वनित करते हुए यह भारत और यूके के बीच सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने में सहायक होगा। हम आयुष्मान NHA और NHSX के बीच संबंधों को गहरा करने के लिए भी तत्पर हैं, क्योंकि हम स्वास्थ्य सेवाओं की एक डिजिटल निरंतरता बनाने के लिए सहयोग करते हैं। विवाद पर एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और ब्रिटेन के अधिकारी बातचीत कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस मुद्दे को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। हम इस मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के रुख के साथ खड़े हैं। यह भेदभावपूर्ण है और हमें पारस्परिक अधिकार है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें मिलती हैं, वो भी फटाफट अंदाज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है जैब्स टू बी गिवन एट होम फॉर डिसेबल्ड। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। विकलांगों के लिए घर पर दिए जाने वाले जैब। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि एक प्रबंधित गतिशीलता विकलांग और विशेष आवश्यकता वाले लोग सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए घर पर ही कोविड टीकाकरण प्राप्त कर सकते हैं। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि भारत पहले ही अपनी 66% वयस्क आबादी को टीके की एक खुराक के साथ टीकाकरण करने का मील का पत्थर हासिल कर चुका है। डॉक्टर पॉल ने कहा, स्वास्थ्य मंत्रालय का लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों की अधिक से अधिक वैक्सीन कवर प्रदान करना है और इस प्रयास में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। जिन लोगों के पास पर्याप्त गतिशीलता नहीं है और
वे घर के पास टीकाकरण सुविधा तक भी नहीं पहुंच सकते हैं, उन्हें इस कार्यक्रम के तहत कवर किया जा सकता है। हमने इस समूह के व्यक्तियों के लिए घर पर टीकाकरण का प्रावधान किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरकार को भरोसा है कि टीकों को घर तक ले जाने की प्रणाली सुरक्षित, प्रभावी, पोषण और सहायक होगी। सभी एसओपी का पालन किया जाएगा। टीकाकरण अभियान का उद्देश्य न्याय संगत और नागरिक केंद्रित होना है, इसलिए उन लोगों तक पहुंचने का निर्णय लिया गया है जो कुछ वैध कारणों से टीकाकरण केंद्र में नहीं आ पा रहे हैं। इस बीच स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने आग्रह किया कि हालांकि नए मामलों की संख्या घट रही है, लोगों को कोविड के उचित व्यवहार का पालन करना जारी रखना चाहिए और खुद को टीका लगवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप, चंडीगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और सिक्किम अपनी आबादी के लिए पहली खुराक के 100% कोविड टीकाकरण कवरेज तक पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी त्योहारी सीजन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक विस्तृत एसओपी जारी किया गया था, जिसमें निर्देश दिया गया था कि साप्ताहिक मामले की सकारात्मकता के आधार पर छूट और प्रतिबंध लगाए जाएं। हमने सलाह दी है कि कंट्रीब्यूशन जोन के रूप में पहचाने जाने वाले क्षेत्रों और 5% से अधिक मामले की सकारात्मकता वाले जिलों में सामूहिक समारोहों से बचा जाए। इसके अलावा अग्रिम अनुमति और सीमित लोगों के साथ सभाओं को 5% और उससे कम की सकारात्मक दर वाले जिलों में अनुमति दी जा सकती है। श्री भूषण ने ऐसा कहा। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज का टाइटल है गवर्नमेंट एक्सपेंड्स कॉम्पनसेशन एम्बिट। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सरकार मुआवजे के दायरे का विस्तार। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि जिन लोगों की कोविड-19 के निदान के 30 दिनों के भीतर आत्महत्या से मृत्यु हो गई है, वे आपदा अधिनियम के तहत वित्तीय मदद के पात्र होंगे। यह बयान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पृष्ठभूमि में आया है, जिसमें वायरस से मरने वाले लोगों के परिवारों को अनुग्रह राशि के रूप में प्रत्येक की सिफारिश की गई थी। एनडीएमए ने प्रस्ताव दिया है कि राज्यों को अपने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से धन मुहैया कराना चाहिए। 13 सितंबर को मामले की पिछली सुनवाई में जस्टिस एम.आर. शाह और ए.एस. बोपन्ना की बेंच ने सरकार से आग्रह किया कि वे आत्महत्या से मरने वाले लोगों के परिवारों को अनुग्रह भुगतान पर विचार करें, जो एक कोविड-19 सकारात्मक निदान के सदमे को सहन करने में असमर्थ हैं। गुरुवार को मंत्रालय की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जोर देकर कहा कि ये परिवार भी 11 सितंबर के एनडीएमए दिशा निर्देशों के अनुसार एसडीआरएफ के तहत दी गई वित्तीय सहायता प्राप्त करने के हकदार थे, यानी वे भी पात्र होंगे। 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए यदि सकारात्मक परीक्षण के 30 दिनों के भीतर आत्महत्या से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो यह माना जाना चाहिए कि व्यक्ति ने कोविड-19 के कारण अपनी जान ले ली। उन्होंने ऐसा प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने सुझाव दिया कि मृत्यु के प्रमाणीकरण के संबंध में शिकायतों से निपटने के लिए एनडीएमए दिशा निर्देशों के तहत जिला स्तर पर गठित होने वाली समितियों को कोविड-19 मौतों के दावे की जांच के लिए सीधे अस्पताल के मेडिकल रिकॉर्ड तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। यह उन मामलों को सुलझाने में मदद करेगा जिनमें परिवार अनुग्रह सहायता का दावा करते हैं, लेकिन दिखाने के लिए कोविड-19 उपचार के मेडिकल रिकॉर्ड नहीं है। अदालत 4 अक्टूबर को एनडीएमए दिशा निर्देशों पर औपचारिक आदेश पारित करेगी। 30 जून को अदालत ने अधिवक्ता गौरव बंसल द्वारा दायर एक याचिका के आधार पर एक फैसले में एनडीएमए को कोविड-19 रोगियों के परिवारों को अनुग्रह सहायता के भुगतान के लिए एक समान दिशा निर्देश तैयार करने का आदेश दिया जिनकी मृत्यु हो गई थी। गुरुवार को न्यायमूर्ति शाह ने देखा कि कोविड-19 मृतकों के कई परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले एनडीएमए दिशा निर्देशों से अदालत बहुत खुश थी। उन्होंने कहा, आज हम बहुत खुश हैं। इसने कई लोगों को सांत्वना दी है। इससे कई लोगों के आंसू पोंछ उठेंगे। न्यायमूर्ति शाह ने कहा कि हमें खुशी है कि कुछ किया गया है। श्री मेहता ने कहा, भारत ने जो किया है वह किसी अन्य देश ने नहीं किया है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है।
अगली न्यूज का टाइटल है एससी इंट्रोड्यूसेस फास्टर सिस्टम टू सेंड रिकॉर्ड। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड भेजने के लिए फास्टर प्रणाली की शुरुआत की। जीवन गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई प्रणाली शुरू की है, जिसके द्वारा जमानत के आदेश और गिरफ्तारी पर रोक सहित महत्वपूर्ण निर्णयों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जेल अधिकारी और जांच एजेंसियों को एक माध्यम से सूचित किया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अगुवाई वाली एक विशेष पीठ द्वारा 16 जुलाई को एक आदेश के बाद शीर्ष अदालत ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का तेज और सुरक्षित ट्रांसमिशन फास्टर प्रणाली पेश की। बेंच ने गुरुवार को इसके इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। यह प्रणाली यह सुनिश्चित करने के लिए है कि विचाराधीन कैदियों को सलाखों के पीछे रिहा होने के लिए कितने दिनों का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उनके जमानत आदेशों की प्रमाणित हार्ड कॉपी को जेल पहुंचने में समय लगता है। अदालत द्वारा पहले ही उन्हें अपनी सुरक्षा प्रदान करने के बाद भी यह प्रणाली लोगों की अनावश्यक गिरफ्तारी और हिरासत को भी रोकेगी। यह अंतिम अदालत द्वारा समय पर किए गए निष्पादन पर रोक लगाने का भी संचार कर सकता है। फास्टर प्रणाली को विकसित करने की प्रक्रिया 16 जुलाई को अदालत में सीजेआई की टिप्पणियों के साथ शुरू हुई। प्रौद्योगिकी की इस आधुनिक युग में हम अभी भी अपने आदेश देने के लिए कबूतरों के लिए आसमान क्यों देख रहे हैं। अदालत की सुनवाई एक स्वतः संज्ञान मामले पर आधारित थी। स्वतः संज्ञान लेने के बावजूद द हिंदू ने आगरा की एक जेल में 13 कैदियों की दुर्दशा की सूचना दी, जिन्हें किशोर न्याय बोर्ड द्वारा उनके अपराधों के कमीशन के साथ उन्हें किशोर घोषित करने के बावजूद 2 दशकों तक कारावास का सामना करना पड़ा। शीर्ष अदालत ने उन्हें 8 जुलाई को जमानत दे दी थी, लेकिन जेल अधिकारियों ने 4 दिन की देरी के बाद उन्हें रिहा कर दिया। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज का टाइटल है वेयरिंग मास्क सेव लाइव्स स्ट्रेसेस कोर्ट। चलिए इसे पढ़ते हैं। मास्क पहनने से बचती है जान, कोर्ट का जोर। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सार्वजनिक रूप से मास्क पहनने का उपहास करने वालों को कड़ा संदेश दिया। जस्टिस एम.आर. शाह और ए.एस. बोपन्ना की बेंच ने कहा कि महामारी के दौरान मास्क न पहनने से केवल व्यक्ति की ही नहीं बल्कि दूसरों की भी जान बचती है। अदालत ने कहा कि प्रत्येक नागरिक इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वैश्विक स्तर पर कई लोगों की जान लेने वाली महामारी के समय में सार्वजनिक जोखिम कारक न बने। न्यायमूर्ति शाह ने सख्ती से कहा कि यह केवल आपके जीवन का सवाल नहीं है, आपको दूसरों के जीवन से खेलने का कोई अधिकार नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उल्लेख किया कि कैसे कई विदेशों में मुखौटा उल्लंघन बड़े पैमाने पर हुआ था। श्री मेहता ने कहा कि लोगों ने टीकाकरण न करने और सार्वजनिक रूप से मास्क न पहनने की स्वतंत्रता की मांग करना शुरू कर दिया। हालांकि भारत अधिक सतर्क रहा, उन्होंने ऐसा कहा। एक्सचेंज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की सिफारिश पर सुनवाई के दौरान पता चला कि प्रत्येक को कोविड-19 से मरने वालों के परिवारों को अनुग्रह के रूप में 50,000 प्रदान करने की सिफारिश की गई थी। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज का टाइटल है पीएम टू लॉन्च हेल्थ मिशन और सितंबर 27। तो चलिए इसे पढ़ें। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्विटर पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 27 सितंबर को प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के राष्ट्रव्यापी रोल आउट की घोषणा करेंगे। इसके तहत लोगों को एक यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी प्रदान की जाएगी, जिसमें व्यक्ति के सभी स्वास्थ्य रिकॉर्ड होंगे। मंत्री ने पोस्ट कोविड-19 सीक्वल मॉड्यूल जारी किया, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण करना है जो ठीक हो चुके हैं, लोगों में बीमारी के दीर्घकालिक प्रभावों का प्रबंधन करते हैं। मॉड्यूल को कोविड-19 के दीर्घकालिक प्रभावों के मुद्दे से निपटने के लिए डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है, ऐसा उन्होंने कहा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि न्यूनतम दुष्प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 के सक्रिय और व्यापक उपचार की आवश्यकता है। हमने रोगियों में म्यूकोरमाइकोसिस के मामलों में स्टेरॉयड की उच्च खुराक लेने के कारण कोविड-19 प्रभाव के परिणामों को देखा है। कम और नगण्य साइड इफेक्ट वाली दवाएं लेना महत्वपूर्ण है। अगर हम पहले से सतर्क हैं तो यह कोविड-19 के भविष्य के परिणामों से निपटने में उपयोगी होगा।
उन्होंने और कहा कि कोविड-19 से संबंधित कुछ धारणाएं जैसे कि डर और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे से निपटने की आवश्यकता है। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त होती है। अगली न्यूज़ का टाइटल है नो एविडेंस ऑफ एनी वेरिएंट सेज इनसैकोग। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। इनसैकोग का कहना है कि किसी भी नए संस्करण का कोई सबूत नहीं है। SARS-CoV-2 के एक नए संस्करण का कोई सबूत नहीं है और वर्तमान में डेल्टा उपवंश के संबंध में कोई अतिरिक्त या सार्वजनिक चिंता नहीं है। इनसैकोग एक जीनोम अनुक्रमण संघ ने कहा 20 सितंबर के अपने नवीनतम बुलेटिन में इनसैकोग ने कहा कि डेल्टा भारत में चिंता का मुख्य रूप बना हुआ है। दूसरी लहर डेल्टा संस्करण द्वारा संचालित कुछ राज्यों में निम्न स्तर पर जारी है और एक नए संस्करण का कोई सबूत नहीं है। इनसैकोग ने नोट किया कि जून 2021 से उपवंश AY1 में एक छोटी लेकिन स्थिर वृद्धि हुई है जिसकी निगरानी की जा रही है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज का टाइटल है EU प्लान्स 1 मोबाइल चार्जिंग पोर्ट्स फॉर ऑल। चलिए इसे पढ़ते हैं। EU सभी के लिए एक मोबाइल चार्जिंग पोर्ट की योजना बना रहा है। यूरोपीय संघ ने सोमवार को पेश किए गए यूरोपीय आयोग के प्रस्ताव के तहत मोबाइल फोन, टैबलेट और हेडफोन के लिए एक सामान्य चार्जिंग पोर्ट रखने का लक्ष्य रखा है। इस कदम से आईफोन निर्माता एप्पल अपने प्रतिद्वंदियों की तुलना में अधिक प्रभावित होगा। यूरोपीय संघ के कार्यकारी ने पर्यावरणीय लाभ और उपयोगकर्ताओं के लिए वार्षिक बचत में 250 मिलियन यूरो के साथ इस कदम को बनाने में 10 साल से अधिक समय हो गया है। प्रस्ताव के तहत एक USB कनेक्टर सभी स्मार्टफोन, टैबलेट, कैमरा, हेडफोन, पोर्टेबल स्पीकर और हैंड हेल्ड वीडियो गेम कंसोल के लिए मानक पोर्ट बन जाएगा। चार्जर भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से अलग से बेचे जाएंगे। यूरोपीय संघ के कार्यकारी निकट भविष्य में अपने पर्यावरण डिजाइन विनियमन को संशोधित करेंगे ताकि बाहरी बिजली की आपूर्ति इंटरऑपरेबल हो, जो एक सामान्य शुल्क के लिए अंतिम चरण है। आयोग ने कहा कि यह एप्पल को लक्षित नहीं करता है और केवल इसलिए कार्य किया है क्योंकि कंपनियां एक दशक की बातचीत के बावजूद एक आम समाधान पर सहमत नहीं हो पाई हैं, जिसने मोबाइल फोन चार्जर्स की संख्या 30 से घटाकर 3 कर दी है। एप्पल ने प्रस्ताव के खिलाफ पीछे धकेल दिया। कंपनी ने एक बयान में कहा, हम इस बात से चिंतित हैं कि सिर्फ एक प्रकार के कनेक्टर को अनिवार्य करने वाले सख्त विनियमन ने इसे प्रोत्साहित करने के बजाय नवाचार को प्रभावित किया है, जो बदले में यूरोप और दुनिया भर में उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाएगा। आयोग के उद्योग प्रमुख थियरी ब्रेटन ने कई चार्जिंग केबलों की अस्पष्ट दृष्टि की ओर इशारा किया। मेरा काम है कि जब भी मैं कर सकता हूं, इन समुद्री सांपों को मार डालो। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में ऐसा कहा। श्री ब्रेटन ने भी एप्पल की टिप्पणियों को पुराने परहेज के रूप में खारिज कर दिया। मैं इन कंपनियों को वर्षों से जानता हूं। हर बार जब हम कोई प्रस्ताव देते हैं तो वे कहने लगते हैं कि ओह, यह नवाचार के खिलाफ होगा। नहीं, यह नवाचार के खिलाफ नहीं है, यह किसी के खिलाफ नहीं है। आयोग जो कुछ भी करता है वह उपभोक्ताओं के लिए है, ने कहा। इसी के साथ न्यूज समाप्त होती। अगली न्यूज का टाइटल है गोइंग टू मेक मिलिट्री ड्रोन्स इन ऑस्ट्रेलिया। चलिए इसे पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सैन्य ड्रोन बनाने के लिए बोइंग। अमेरिकी एरोस्पेस दिग्गज बोइंग ने बुधवार को ऑस्ट्रेलिया में एक नए प्रकार के सैन्य ड्रोन विमान बनाने की घोषणा की। बोइंग ने कहा कि उसने अपने मानव रहित लॉयल विंगमैन विमानों के लिए अंतिम असेंबली पॉइंट के रूप में क्वींसलैंड राज्य के टूवुम्बा शहर को चुना है। पहली परीक्षण उड़ानें इस साल की शुरुआत में पूरी की गईं। यह घोषणा अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया द्वारा एक नए सुरक्षा गठबंधन की घोषणा के एक हफ्ते से भी कम समय बाद हुई है, जो ऑस्ट्रेलिया की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों की आपूर्ति करेगा। इस सौदे की चीन ने निंदा की थी और इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में तनाव बढ़ गया था। बोइंग डिफेंस ऑस्ट्रेलिया के प्रबंध निदेशक स्कॉट कारपेंडल ने कहा कि नए विमान के विकास की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि वह मानव युक्त विमानों के साथ मिलकर काम करने के लिए
कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करता है और इसकी कल्पना, डिजाइन और विकास ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। यह आधी सदी में ऑस्ट्रेलिया में डिजाइन और निर्मित होने वाला पहला सैन्य लड़ाकू विमान है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त। अगली न्यूज का टाइटल है यूएस अथराइजेस फाइजर बूस्टर शॉट फॉर एल्डरली हाई रिस्क एडल्ट्स। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। अमेरिका ने बुजुर्गों, उच्च जोखिम वाले वयस्कों के लिए फाइजर बूस्टर शॉट को अधिकृत किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने फाइजर के कोविड-19 वैक्सीन के बूस्टर के उपयोग को 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के साथ साथ गंभीर बीमारी के उच्च जोखिम वाले वयस्कों और उच्च जोखिम वाली नौकरियों में उपयोग करने के लिए अधिकृत किया। घोषणा का मतलब है कि आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, लाखों अमेरिकियों की राशि अब दूसरे शॉट के 6 महीने बाद तीसरे शॉट के लिए पात्र हैं। फूड एवं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यवाहक प्रमुख जेनेट वुडकॉक ने एक बयान में कहा कि आज की कार्यवाही दर्शाती है कि विज्ञान और वर्तमान में उपलब्ध डेटा इस महामारी के दौरान कोविड-19 टीकों के लिए एफडीए के निर्णय लेने में मार्गदर्शन करना जारी रखते हैं। निर्णय अपेक्षित था और पिछले सप्ताह नियामक एजेंसी द्वारा बुलाई गई एक स्वतंत्र विशेषज्ञ पैनल द्वारा इस कदम की सिफारिश के पक्ष में मतदान के बाद आया था। हालांकि पैनल ने व्हाइट हाउस द्वारा 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी लोगों के लिए फाइजर बूस्टर को पूरी तरह से अनुमोदित करने की एक प्रारंभिक योजना को खारिज कर दिया, जो राष्ट्रपति जो बिडेन के प्रशासन की एक दुर्लभ फटकार की राशि थी। वैक्सीनोलॉजिस्ट, संक्रामक रोग विशेषज्ञों और महामारी विज्ञानियों के समूह ने निष्कर्ष निकाला कि लाभ जोखिम संतुलन युवा लोगों, विशेष रूप से युवा पुरुषों के लिए भिन्न होता है, जो मायोकार्डिटिस के लिए अति संवेदनशील होते हैं। तो इसी के साथ न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज का टाइटल है गवर्नमेंट नोटिफाइज SEIS रेट्स फॉर 2019-20 सेट सीलिंग। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सरकार 2019-20 के लिए SEIS दरों को अधिसूचित करता है, अधिकतम सीमा निर्धारित करता है। सेवा निर्यातकों को कुछ राहत देते हुए सरकार ने गुरुवार को 2019-20 में किए गए निर्यात के लिए दिए जाने वाले लाभों को अधिसूचित किया, लेकिन भारत से सेवा निर्यात योजना SEIS के तहत प्रति निर्यातक 5 करोड़ रुपए की सीमा तय की। 2018-19 और 19-20 से SEIS लाभों का प्रवासी फर्मों के ऋण बोझ को कम करेगा, विशेष रूप से यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों में खिलाड़ियों के लिए जो महामारी में सबसे कठिन प्रभावित हुए हैं। हालांकि 5 करोड़ रुपए की सीमा पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, निर्यातकों ने कहा। EY में टैक्स पार्टनर अभिषेक जैन ने कहा, सेवा निर्यात लंबे समय से SEIS लाभ के लिए दरों के अधिसूचित होने की प्रतीक्षा कर रहा था। मूल्य सीमा जोड़ना उद्योग के लिए काफी परेशान करने वाला लगता है। FIEO के अध्यक्ष A शक्तिवेल ने कहा कि निर्यातकों का निकाय सरकार के साथ कैप का मुद्दा उठाएगा। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान सेवा क्षेत्र बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं और उन्हें थोड़े और समर्थन की आवश्यकता है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज का टाइटल है इन्फोसिस एक्नॉलेजेस सम IT पोर्ट यूजर स्टिल फेसिंग इश्यूज। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। इन्फोसिस ने स्वीकार किया कि कुछ IT पोर्टल उपयोगकर्ता अभी भी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। नए आयकर पोर्टल के डेवलपर इन्फोसिस ने गुरुवार को कहा कि वह जून की शुरुआत में पोर्टल के अनावरण के बाद से खामियों को दूर करने के लिए स्थिर प्रगति कर रहा था। यहाँ तक कि फर्म ने स्वीकार किया कि कुछ उपयोगकर्ताओं को उन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था जो वह चाह रही थी कि शीघ्र ठीक से काम करे। पोर्टल की मौजूदा कार्यप्रणाली से जूझ रही सभी समस्याओं को हल करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा फर्म के लिए 15 सितंबर की समय सीमा निर्धारित करने के 8 दिन बाद जारी एक बयान में इन्फोसिस ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में पोर्टल पर उपयोग में लगातार वृद्धि हुई है। सप्ताह करदाताओं की चिंताओं को उत्तरोत्तर संबोधित किया जा रहा है। टैक्स प्रैक्टिशनर ने कई समस्याओं को सूचीबद्ध किया था जो उस समय सीमा की पूर्व संध्या पर बनी रही थीं या नए सिरे से सामने आई। फर्म ने कहा कि सितंबर में अब तक औसतन 15 लाख से अधिक विशिष्ट करदाताओं ने पोर्टल में लॉगिन किया था और अब तक 1.5 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। इसमें कहा गया है कि आयकर विभाग के साथ मिलकर 750 से अधिक संसाधनों को काम के महत्वपूर्ण हिस्से को पूरा करने के लिए समर्पित किया गया है। इन्फोसिस ने कहा अब तक 3 करोड़ से अधिक
करदाताओं ने पोर्टल में लॉगिन किया है और सफलतापूर्वक विभिन्न लेनदेन पूरे किए हैं। 16.6 लाख से अधिक ई पैन आवंटित किए गए थे। 4.3 लाख डिजिटल हस्ताक्षर पंजीकृत किए गए थे और नोटिसों पर 3.44 लाख से अधिक ई कार्यवाही प्रक्रियाएं अब पूरी हो चुकी। कंपनी ने कहा कि 85% से अधिक करदाताओं ने जिन्होंने अपना रिटर्न दाखिल किया है उन्होंने भी अपना ई सत्यापन पूरा कर लिया है। मुख्य रूप से आधार OTP प्रमाणीकरण के माध्यम के साथ समाप्ति है। अब हम पहुंच चुके हैं आज की खबरों के सबसे अंतिम पड़ाव पे, जो कि है डेटा पॉइंट। इस डेटा पॉइंट का टाइटल है स्केलिंग अ न्यू पीक। तो इस डेटा पॉइंट में ये दिखाया गया है कि जब से भारत में कोविड-19 की टीकाकरण की शुरुआत हुई है तब से 11 सितंबर और 20 सितंबर के बीच में टीकाकरण अपने पीक पर था, यानी कि हाईएस्ट था। लेकिन फिर भी यह दैनिक डोजेज जो वयस्कों को लगनी चाहिए, जिसकी रेट होनी चाहिए 10.4 मिलियन, उस रेट से कम था, जो कि इन 10 दिनों के पीरियड के दौरान 8.8 डोजेज प्रतिदिन के हिसाब से था। तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं भारत के विभिन्न राज्यों में 1 डोज और 2 डोज लगने वाले राज्यों को रंगों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर जो पहले वाले मैप में जो रेड कलर से स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया गया है वो ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर कम से कम 1 डोज दी जा चुकी है, और फिर येलो कलर वाले स्टेट में 50 से 70% एडल्ट्स को ये डोज दी जा चुकी है, और ग्रीन कलर वाले स्टेट में 70% से ज्यादा सिंगल डोज दी जा चुकी है। और दूसरे वाले मैप में जो रेड कलर से स्टेट्स हैं वहां पर वो ऐसे स्टेट हैं जहां पर एडल्ट्स को कोविड की दोनों डोज दी जा चुकी हैं, जहां पे 15% से कम एडल्ट्स को दिया गया है। फिर येलो कलर में 15 से 25% एडल्ट्स को कोविड की दोनों डोज दी जा चुकी है, और फिर ग्रीन स्टेट्स में 25% से ज्यादा एडल्ट्स को दोनों डोजेस दी जा चुकी हैं। इसके साथ ही साथ भारत के सभी राज्यों में प्रतिदिन लगने वाले डोजों के आंकड़े को ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले करके ध्यान से पढ़ने और समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। यहीं पर सभी महत्वपूर्ण समाचार समाप्त होते हैं। वीडियो को लाइक और कमेंट करते हुए अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।